हाँ स्टूडेंट, आज हम जो है केमिस्ट्री इंटर में रासायनिक बल गति के बारे में बात करेंगे। रासायनिक बल गति क्या होती है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया वेग व अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। एक बार ऑडियो सुने। रासायनिक बल गति चैप्टर है, तो पहले हम इसके बारे में जानें कि रासायनिक बल गति क्या होती है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया वेग व अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। नंबर 1, तो देखो इसमें क्या होता है कि कुछ अभिक्रियाएं तो तीव्र गति से होती हैं, बहुत तेज़ी से उत्पाद बन जाता है। कुछ अभिक्रियाएं मंद गति से होती हैं, जिनमें धीरे धीरे उत्पाद बनते हैं। ठीक है, हम घरेलू ये चीज़ें देखते हैं रसोई के अंदर कि जब हम ताप बढ़ा देते हैं तो बहुत तेज़ी के संग हमारा उत्पाद बन जाता है। जैसे हमें मान के चलो चाय तैयार करनी है, तो उसमें हम तीव्रता से गैस के वाल्व को अगर तेज़ी से खोल दें तो बहुत तेज़ी से हमारी चाय बन के तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार से तो देखो कुछ अभिक्रियाएं तीव्र होती हैं, तो तीव्र होने वाली अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? जैसे आयनिक अभिक्रियाएं जिनमें धनायन और ऋणायन होते हैं, वो अभिक्रियाएं बहुत तेज़ी के संग होती हैं। जैसे AgNO3 प्लस NaCl। तो इन दोनों का हम जो जलीय विलयन लेकर के रिएक्शन कराते हैं तो हमें AgCl का अवक्षेप शीघ्र प्राप्त हो जाता है। ठीक है। नंबर 2, कुछ अभिक्रियाएं मंद होती हैं, बहुत धीमी गति से। मंद का अर्थ होता है बहुत धीमे। जैसे वायु व आर्द्रता की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगना। जो लोहे पर जंग लगती है तो आप देखते हैं, महसूस किया होगा कि बहुत धीमे धीमे महीनों में, सालों में, वर्षों में इस तरह से उस पर जो है जंग लगती है। नंबर 3, कुछ अभिक्रियाएं मध्यम वेग से होती हैं, यानी बीच के, ना तो तेज और ना ही कम। जैसे स्टार्च का जल अपघटन। अब यहाँ से आगे देखते हैं कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो रासायनिज्ञ हैं, तो किसी भी अभिक्रिया में 3 बातें जानने का प्रयास करते हैं। वो 3 बातें क्या है स्टूडेंट? तो वो देखेंगे। नंबर 1 कि अभिक्रिया के होने की संभावना, कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। तो उसकी संभावना को तलाशते हैं कि इनका रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो डेल्टा G स्मॉलर 0, यानी इसका मतलब क्या है कि गिब्ज ऊर्जा। डेल्टा G क्या होती है? गिब्ज ऊर्जा। अगर हम बिल्कुल ऊष्मा नहीं देते हैं, यानी कोई एनर्जी नहीं देते हैं, तो हमारी अभिक्रिया नहीं। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे चूल्हे को स्टार्ट मत करो तो तुम्हारा कोई प्रोडक्शन, खाने पीने का पदार्थ नहीं बनेगा, क्योंकि तुमने कुछ ऊष्मा दी नहीं। तो प्रोडक्ट क्या हो गया? कुछ नहीं बनेगा, यानी अभिक्रिया नहीं होगी। नंबर 2, किस सीमा तक होगी? भाई अभिक्रिया होने की लिमिट क्या होगी कि ये हमारी जो अभिक्रिया है वो कौन सी सीमा तक हो सकती है? तो ये चीज़ निर्धारित होती है साम्य से। साम्य से निर्धारित किया जाता है। नंबर 3, अभिक्रिया का वेग। अब अभिक्रिया किस वेग से होगी? भाई उसका वेग क्या होगा? तेज़ी से होगी, धीमे धीमे होगी, कैसे होगी, उसका वेग क्या है? तो साम्यावस्था तक पहुँचने में जो लगा समय, उससे हम इसको निर्धारित करते हैं। अब आता है कि हम जानें कि अभिक्रिया वेग क्या होता है। तो अभिक्रिया वेग के जो प्रकार है, या इसे 2 वर्गों में या 2 समूहों में या 2 प्रकार में बांटा गया है। एक होता है औसत वेग, एक होता है तात्क्षणिक वेग। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसमें अभिक्रिया वेग के बारे में। तो इसमें अभिक्रिया वेग में हम कौन सा लेंगे? औसत वेग लेंगे। तो औसत वेग के बारे में हम देखें क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय में
अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन में समय का भाग देने पर उस अभिक्रिया का औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। एक बार फिर से नोट कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद की जो सांद्रता है उसमें जो परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन में अगर हम समय का भाग दे देते हैं तो हमको उस अभिक्रिया का औसत वेग प्राप्त हो सकता है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर एक अभिक्रिया इस प्रकार होती है, आर से पी। आर का अर्थ होता है अभिकारक, कि जो उसमें हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, कि दो पदार्थों को मिलाया जाता है तो अभिकारक होता है। उन पदार्थों को मिलाने पर जो हमें प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, उत्पाद। ठीक है, तो अब वेग की परिभाषा बनाएं और उसका फॉर्मूला निकालें तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो परिभाषा के अंदर ही कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा उसमें क्या देना है, समय का भाग देना है। तो देखिए, औसत वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, अब देखिए, अब हम प्रतीक के तौर पर माना जो अभिकारक की सांद्रता है वो R1 से R2 हो जाती है परिवर्तित होकर के। प्रारंभिक में हमने मान लिया कि जो सांद्रता थी वो R1 थी और वो टाइम भी एक निश्चित समय में बदल करके R2 हो जाती है, तो वो समय भी दुगना होगा, दूना के बजाय, यानी दो समय प्राप्त होंगे, स्टार्टिंग का T1 और एक अंतिम समय होगा T2। तो देखो कैसे करते हैं, R2 माइनस R1 ये अभिकारक का निकालेंगे हम औसत वेग बटे T2 माइनस T1, और ये माइनस हम इसको धनात्मक प्राप्त करने के लिए माइनस लगा देते हैं। पहले अभिकारकों में अगर औसत वेग निकालना है तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों, अभिकारक कम होते जाते हैं, प्रोडक्ट बढ़ते जाते हैं। भाई अभिकारक जो चीज़ तुम मिला रहे हो वो तो उसमें कम होती जाएगी और एक नया पदार्थ बनता जाएगा, तो प्रोडक्ट बढ़ते हैं तो अभिकारक जो है कम होते हैं। तो इसको हम शॉर्ट में माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, यानी थोड़ी सी सूक्ष्म मात्रा। इस डेल्टा का जो अर्थ होता है ये होती है थोड़ी सी मात्रा, यानी अल्प मात्रा। अब देखो इसके बारे में बताया, धनात्मक बनाने के लिए माइनस चिन्ह, जो ऋणात्मक चिन्ह है वो लगाते हैं। केवल कहाँ लगाते हैं, अभिकारक क्रियाओं में, कि जो अभिकारक क्रिया होंगी केवल उसमें लगाएंगे, जो पी यानी जो उत्पाद बनेगा उसमें नहीं लगाएंगे। अब हमें मान के चलो उत्पाद का औसत वेग निकालना है, फॉर्मूला बनाना है, तो क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, ऐसे लिखेंगे। देखो अभिकारक का लिया तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। जब हम उत्पाद के बारे में बात करेंगे तो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, V = P2 माइनस P1। भाई P का चीज़ है प्रोडक्ट, बटे T2 माइनस T1, या लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ठीक है, अब यहाँ हम एक बार समझ लें, मान लिया कि अभिक्रिया R से P की तरफ होती है, R है अभिकारक और P है उत्पाद। आपने अभिकारक की मात्रा 10 ली, देखा तुमने प्रोडक्ट कुछ नहीं मिला, शून्य मात्रा है। अगर हम अभिकारक को घटाएं, अगर अभिकारक कम होता है, जैसे 10 से क्या हो गया 8, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 ग्राम। ठीक है, मिलीग्राम, जितना बड़े पैमाने पे है किलोग्राम। ठीक है, और लीटर में लेते हैं, लीटर है, मिलीलीटर है, कोई भी मात्रा ले सकते हैं आप। देखा कि फिर हमारे जो अभिकारक घट करके 8 से कितना हो गया 6, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा 4, क्योंकि मात्रा तो तुम्हारे पास 10 ही है ना, कि जब तुम्हारा अभिकारक 8 रह जाता है तो 8 और 2 10, टोटल भी उतना ही करना है कि वायुमंडल में नहीं जाए, कहीं भी कोई चीज़ नहीं जाए, जितनी है उसमें से कम हुआ है तो हमें वो प्राप्त हो जाए। 6 ली तो देखो 6 प्राप्त हुआ। अभिकारक 4 हो जाता है तो हमारा उत्पाद 6 प्राप्त होता है। अगर 2 रह जाता है तो हमारा 8 प्राप्त होता है। जब अभिकारक पूरा ही ख़त्म हो जाता है, जैसे बर्तन में कुछ भी नहीं रहे,
तो क्या मतलब है, तुम्हारा सारा प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो कितना मिलेगा आपको 10। तो अब हम क्या करते हैं, समय को मैंने लिया 0 से 0 पर, फिर 1 सेकंड, 2 सेकंड, या मिनट में ले लूँ 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। अब मैंने क्या किया, इनका हम निकालें कि भाई औसत वेग क्या होगा। तो कोई 2 मान ले लेते हैं। मान लिया हमने एक चुन लिया, ये नहीं मैंने ये चुना है, आप इसको भी चुन सकते हैं, इसको भी चुन सकते हैं, इसको भी, कोई भी 2 मान लेने हैं। तो R1 मैंने मान लिया अभिकारक की मात्रा है 8, प्रारंभिक मात्रा, और 8 से लेकर के मैंने देखा कि वो 2 रह गए, तो ये क्या हो गया R2। और प्रोडक्ट के बारे में जाना, तो प्रोडक्ट मेरा क्या है, ये P1, और ये यहाँ पर क्या होगा P2। अब मैं अलग अलग, हमेशा इकट्ठा प्रोडक्ट अभिकारक का औसत वेग नहीं निकाला जा सकता, अभिकारकों का अलग निकालते हैं और प्रोडक्ट का अलग निकालते हैं। अब अभिकारक का निकालेंगे तो देखो अभिकारक का वेग, तो अभिकारक हमारे क्या है R1 R2। तो फॉर्मूला देखो यहाँ था R2 माइनस R1 बटे T2 माइनस T1। तो T1 हमारा देखो यहाँ 1 है और T2 हमारा क्या है 4 है। तो हम क्या करेंगे R2 माइनस R1, तो R2 हमारा कितना है 2, और माइनस R1 कितना है 8, और बटे 4 माइनस 1। समय कितना था 4 सेकंड, और ये कितना था T1 1 सेकंड। तो ये बचा तुम्हारा -6 बटे 3, और भाग देंगे तो -2। तो देखा ये ऋण मान आया, ऋणात्मक। इसी को धन बनाने के लिए हम सूत्र से पहले क्या करते हैं, माइनस का प्रयोग करते हैं। मैंने यहाँ माइनस का प्रयोग नहीं किया है, तो ये ऋण पहले से ही लगा करके रखेंगे, तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, धनात्मक। थोड़ा सा इधर उत्पादों का वेग प्रोडक्ट का निकालते हैं अब इधर का। तो देख रहे हैं P2 माइनस P1 यानी 8 माइनस 2 होगा, और T2 4 माइनस 1 होगा। तो देखो 4 माइनस 1 कितना आया 2। तो अब यहाँ देख रहे हैं विपरीत चिन्हों के साथ प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ तो धन का 2 है प्रोडक्ट का औसत वेग, और यहाँ क्या है तुम्हारा माइनस का 2, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में जान लें कि विपरीत चिन्हों के साथ प्राप्त हो रहे हैं, अतः अभिकारकों के वेग में -1 या केवल ऋण चिन्ह से गुणा करके समान वेग प्राप्त कर लेते हैं कि दोनों की साम्यावस्था समान हो जाएगी। ओके, थैंक यू, बाकी कल बताएं।